नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जहां पे महत्वपूर्ण कुछ सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के बीच, जो आपके किसी भी एग्जाम परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे यूपीएसआई 2025 की अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है, उसमें जो जीके के प्रश्न आने वाले हैं, तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न की पूरी लिस्ट हम यहाँ पे आप सभी किस्से के साथ डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होते हैं। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार देख लोगे। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि अगर एक भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए, तो आप जरूर जो है उस प्रश्न को देख के याद आ जाएगा आपको कि मैंने ये प्रश्न देखा था एक क्लास में और इसका आंसर ये हो सकता है। तो जरूर देखिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र कौन है, किस वेद के अंतर्गत, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसके द्वारा दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस का आज पूरी सीरीज है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाली हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत करके मैंने स्लाइड बनाई है। स्लाइड बाय स्लाइड आप सभी को समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। अदरवाइज नहीं पता है तो इसके ऑप्शंस भी आप सभी को हम दिए दे रहे हैं, यहां से भी आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है सारनाथ, सी है वैशाली, और डी है वल्लभी। अगर इनमें से आप कोई गेस कर पा रहे हैं तो ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये इसका आंसर होने वाला है। स्लाइड नंबर 1 का ये आंसर होने वाला है कि गौतम बुद्ध किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। नहीं पता है तो इसका आंसर हम आप सभी को बता दें। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो। अदरवाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि चिपको आंदोलन से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, भारत में सबसे पहले चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नंबर 1 तमिलनाडु, बी ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, और डी ऑप्शंस भी कर्नाटक है। डी ऑप्शंस भी यहाँ पे कर्नाटक इसलिए है कि हो सकता है यहाँ पे डी ऑप्शंस की जगह पे लिखा हो इनमें से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दीज, तो आपको ये ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ तो खैर आप गेस कर सकते हैं कि कर्नाटक 2 बार लिखा हुआ है, तो एक ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो ये आप जान सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले, इसमें आप गेस करके बता सकते हैं। आता है तो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ बता दीजिए। अदरवाइज इसका आंसर आपके सामने है, जो इसका आंसर होगा डी। बिल्कुल इसका डी आंसर होगा। मैं पहले कंफ्यूज करने का आप सभी को प्रयास किया था, लेकिन आप एकदम स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज हो गए थे तो वही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरी ये कंफ्यूजन वाली ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि इसी तरह के कंफ्यूजन क्रिएट किया करते हैं एग्जाम में भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। अब आप कहेंगे सर सी क्यों नहीं, तो सी भी आंसर हो सकता है। याद रखना है आपको कर्नाटक, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा घुमाऊ आंसर था, तो इस पे आप सभी अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं। आंसर से पहले हम प्रश्न को यहाँ पे रेट करते हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर प्रधानमंत्री कौन थे पहले और आखिरी की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ जब 1965 के दौरान युद्ध जब चल रहा था भारत का, तब यहाँ पे कौन से प्रधानमंत्री थे, ये आपको आंसर बताना है। आपके आंसर्स की जो आंसर हैं उसकी जो ऑप्शंस हैं वो हो जाते हैं। नंबर ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, और डी जवाहरलाल नेहरू। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। लेकिन एक चीज याद कर लीजिए कि 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का
स्वर्ण युग बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मतलब जो पुरातात्विक सवाल आते हैं या प्रश्न आते हैं तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसे 10 बार पढ़ लीजिए प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए। किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया है? ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है बुद्ध, और ऑप्शन डी है गुप्त। गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे पोरस बताएंगे, हर्ष बताएंगे, बुद्ध बताएंगे, गुप्त बताएंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको हम बताएंगे। अगर पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया था। ना तो इसमें पोरस है, ना तो हर्ष है, ना तो बुद्ध है, और ना ही गुप्त है। देखिए पोरस की जगह पे कोई और हो सकता है, हर्ष की जगह पे कोई और हो सकता है, बुद्ध की जगह पे कोई और हो सकता है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदल के आते हैं। लेकिन गुप्त वंश अगर आ जाता है तो गुप्त वंश जरूर आप सभी लोग टिक कीजिएगा कि गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डैश जैसे रिक्त स्थान करके है, लेकिन प्रश्न भी हम आप सभी को समझाएंगे और साथ ही साथ आंसर भी आप सभी को बताने वाले हैं। बौद्ध धर्म के तहत चैत्य क्या है? अब चैत्य क्या है इसके बारे में आप सभी लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये है ऑप्शंस आप सभी के सामने। इन ऑप्शंस में आप सभी किसी को एक क्लिक कर लीजिए और बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या है। नंबर 1 पवित्र पुस्तक है, कि पवित्र कक्ष है, कि निवास है, कि ये एक प्रार्थना कक्ष है। आखिर चैत्य क्या है? चैत्य तो ये तो क्लियर हो गया कि चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म के तहत आता है। तो अगर इस तरह से भी अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में कौन सा शब्द रिलेट करता है, चैत्य हो गया, वैशाख हो गया, आषाढ़ हो गया, मतलब कुछ भी, मैं चैत वैशाख आषाढ़ एग्जाम्पल के तौर पे दिए हूं, लेकिन बौद्ध धर्म के तहत चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म के तहत इस शब्द को यूज किया जाता है। तो चैत्य क्या है? पवित्र पुस्तक है, कि पवित्र कक्ष यानी कि कमरा है, या फिर निवास स्थान है, या फिर प्रार्थना कक्ष है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज चैत्य जो है वो एक प्रार्थना कक्ष हो जाता है। समझ गए? तो चैत्य एक प्रार्थना कक्ष है, इसलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के तहत चैत्य प्रार्थना कक्ष, ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र है। बहुत इंटरेस्टिंग है और हर व्यक्ति को ये जानना भी चाहिए। देखिए वेदों के जो ज्ञाता हैं या फिर वेद जो पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड हैं वेद में, सनातन में, तो किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र है ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर कोई ज्यादा सनातनी बनता है या फिर कोई कहे कि मुझे वेद ज्ञात है या फिर सनातन ये वो, या फिर आप सनातनी हैं तो आपको भी याद रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र किस वेद के अंतर्गत आता है। अभी कोई पूछ ले ना बता पाओ तो बेइज्जती हो जाए, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरी चीज अगर एग्जाम में आ जाए तो पता चला एक नंबर से अगर फेल हो गए तो पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी, कहने का मतलब हमारे ये है। तो किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र है? आपके वेद हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इनमें से सबसे पुराना वेद जो है गाइस हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम बता दें कि ये गायत्री मंत्र किस वेद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। अगर नहीं पता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या फिर गूगल कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे बताइएगा कि आपका सही था या फिर गलत था। समझ गए? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो हमारा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? अब बताओ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। आप चाहें तो अपने पेन पेपर की मदद से अपने नोट पैड पे कहीं भी इस आंसर को, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शंस हम दे रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर आगा खां, या फिर हकीम अजमल खान। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इनमें से किसने करी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो हम आपको बता दें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने करी थी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। अगर आप किसी भी सामान्य ज्ञान या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो यहाँ पे रेगुलर अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, समझ गए। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस चीज को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किसने किया था? चलिए इसके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर सूर्यसेन। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किया था। जब चटगांव एक शस्त्रागार था तो जो हमले का जो इसने हमला हुआ था तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सूर्यसेन जी थे, समझ गए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, और वो है किसने जीटी रोड का निर्माण किया था। अब बताइए, जीटी रोड अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीटी रोड का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। जीटी यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर जहांगीर। ये जितने भी शासक हैं इनमें से किसी एक ने तो जीटी रोड का निर्माण किया होगा। अब आपको बताना है कि किसने किया था। आपके आंसर जो हैं वो है ऑप्शन सी, यानी कि शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड का निर्माण किया गया था, समझ गए। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, हम आपको समझाते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जनरल नॉलेज के लिए आपको याद होना, कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक नारा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल सी चीज है, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा ही ये नारा दिया गया होगा, लेकिन आखिर किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपके सामने ऑप्शंस रख दिए जाएं तो क्या आप बता पाएंगे? बता पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ लिखिए कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा जो है फलाने ने दिया था। अब इनमें से आपके ऑप्शंस जो हैं वो मंगल पांडे है, रविंद्रनाथ टैगोर है, दयानंद सरस्वती है या फिर श्यामलाल गुप्ता, जिन्हें हम पार्षद के नाम से भी जानते हैं। नहीं पता है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, समझ गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा इन्होंने ही दिया था, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसे देश रत्न के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं या सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट्स को भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, समझ गए। चलिए पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, देन उसके बाद में इसका आंसर हम आप सभी से जानते हैं। नहीं पता है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए, बी ऑप्शंस भगत सिंह, सी ऑप्शंस महात्मा गांधी और डी ऑप्शंस भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर के नाम से भी आ जा सकते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी आ सकते हैं, तो इस चीज को आप जरूर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित नेताओं में से किसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट से आप सभी लोग। नहीं पता है तो हम आपको बताएं कि देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस हिंदू दर्शन प्रणाली पर 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी और जनरल नॉलेज दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप नोट ही कर लीजिएगा और 10 बार रट लीजिएगा। ऑप्शंस आपके तरफ है न्याय, उत्तर मीमांसा, सांख्य और वैशिष्ट। देखिए इनमें से जो एक भाष्य है वो निम्नलिखित में से किस हिंदू दर्शन प्रणाली पर की 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था? कौन सा भाष्य लिखा था? ये देखिए
न्याय लिखा था, उत्तर मीमांसा, सांख्य या फिर वैशेषिक? नहीं पता है, बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उत्तर मीमांसा शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। उत्तर मीमांसा नाम का एक भाष्य है, वो लिखा हुआ था। समझ गए? नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। या फिर 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा, लेकिन एक ही वीडियो को अगर 10 बार देखेंगे तो यकीन मानिए आपके कम से कम 20 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। वैसे तो रेगुलर आप रील स्वैप किया करते हैं या फिर कोई और काम किया करते हैं, अननेसेसरी काम करने से अच्छा है कि 20 मिनट की ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो जरूर हो सकता है कि 10 में से अगर 2 प्रश्न ही फंस जाएं तो 2 अंक 4 अंक भी बहुत मायने रखते हैं परीक्षा में विजयी होने के लिए। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस जो हैं वो गोपथ ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। पता है? नहीं पता है? मैं 5 तक गिनूंगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। कमेंट कर दिया है, मैं चेक करूंगा आपके कमेंट का, मैं खुद रिप्लाई करता हूं। यकीन मानिए अगर आपके करेक्ट आंसर रहते हैं 10 प्रश्न में से अगर 5 भी आपके करेक्ट रहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम अनाउंस करेंगे और आप सभी को कुछ ना कुछ गिव अवे भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। चलिए, नहीं पता है, हम आपके लिए बैठे हैं, बताएंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप रीड कर लीजिए देन उसके बाद आप मुझे आंसर बता दीजिए। समझ गए? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सतपथ ब्राह्मण, बिकॉज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आपको पूछे कि इनमें से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया था, तो मेरे भाई सतपथ ब्राह्मण में वैदिक ग्रंथ है एक ये, इसमें पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया था। समझ गए? ये एक भौगोलिक प्रश्न भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड का हमारा जो प्रश्न है वो है मीर हसन देहलवी। जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो आज समझ लीजिए। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? अब बताइए यहाँ पे, मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? आंसर आता है अगर आपको तो इन ऑप्शंस में देख के आप बता सकते हैं। नंबर ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। चलिए, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मीर हसन देहलवी जी रहते थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के थे ये मीर हसन देहलवी। समझ गए? चलिए एक चीज और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से इनमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहता था? ऑप्शंस आपके आ जाए मीर हसन देहलवी, बीरबल, दुनियादारी, ये वो, तो आपको मीर हसन देहलवी ही सिलेक्ट करना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में जानते हैं भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का पहला जो डायनासोर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गुजरात में सबसे पहला डायनासोर संग्रहालय स्थित हुआ था। समझ गए? कौन कौन ये गुजरात के डायनासोर संग्रहालय में गया है? अगर गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, मैं भी देखना जाऊं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी नहीं गया हूं। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे में जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? समझ गए?
देखिए फिर से हम एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, हो सकता है समझ में ना आया हो। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, इसकी जो निर्माण की करने की परंपरा चली थी, इसकी शुरुआत किसने की थी, ये पूछ रहा है इसमें, समझ गए। इसके ऑप्शंस हैं बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। नहीं पता है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे आपको। ऑप्शन ए यानी कि बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, इसकी निर्माण इस परंपरा के निर्माण की शुरुआत की थी, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। पता है कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं पता है तो आपको बता दें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि औरंगजेब का, ये जो मुगल शासक था औरंगजेब नाम का, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, समझ गए। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। राज्याभिषेक से देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर बाद में ना कहिएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, समझ गए। कालानौर में, सीकरी में, आगरा में या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाक से। नहीं पता है तो ऑप्शन ए कालानौर, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश। बताइए कौन वंश इतना बहादुर था जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद खान, मीर सैयद अली, अपसदमत, पता नहीं कैसा नाम है, पढ़ ही नहीं मिलता, लेकिन आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगर इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता तो मैं 4 बार ये क्वेश्चन और रिपीट करता। समझ गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी मित्र आप यूपीएसआई या फिर ऐसे कोई स्टेट लेवल एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।